तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। दोस्तों आज हम डीपी ड्राइवर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस में यानी कि डीपी ड्राइवर का जो अक्टूबर 2022 में पेपर हुआ था, तो उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हमने अपलोड कर दिया है, आपने देख लिया होगा उम्मीद है। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर बात बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को आपको लाइक आप कर सकते हैं अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं। कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको दिक्कत या समस्या या प्रॉब्लम आती है तो। तीसरी बात साथियों, अगर आपको ये वीडियो या सेशन अच्छा लगता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, जिससे कि दूसरे जो आपके यूजर्स हैं, आपके जो भाई हैं, उनको पता चले कि हम किस टाइप से आपको पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का नेचर आपको कैसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इतना शानदार सेशन पर जो फर्स्ट शिफ्ट का वो लिया है। फिर भी फर्स्ट शिफ्ट के जो व्यूज हम देखते हैं ना, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि बच्चे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। बच्चों के नहीं देखने का मतलब या तो यह है कि उनको ये वीडियो मिल नहीं रहा है, ठीक है, वो यहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, या आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आपको यहां पर जो है डेली डेली हम सेशन लें, आपका टाइम खराब करें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये पहला कारण है कि भाई अगर मेरे सेशन जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, तो इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा। आप इस सेशन को कम से कम आप 10 लोगों को भेजें। आपके जो 10 फ्रेंड हैं उनको आप इनको भेजें, जिससे कि उनको ये एक अच्छा सेशन है वो मिल जाए। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम एक बार फिर से स्टडी होम परिवार में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं, और तुरंत प्रभाव से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सटासट सेशन का ये जो है पार्ट है। और आप सभी को पता होगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पर लगभग 60 सेशन में आपको दूंगा। 60 सेशन आपको दूंगा जिनका आपके कोई अलग से पैसा नहीं लगता, कुछ भी आपको देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनको स्टडी होम ऐप के माध्यम से, और आपके यूट्यूब पर से भी आप पढ़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोटल वीडियोज। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 60 सेशन जो हैं, इनमें से आपके 95% सिलेबस आपके नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है, जो आपका सिलेबस है इन 60 सेशन में से नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है। कंडीशन अप्लाई है, जो मैं प्रश्न बताता हूं, जो प्रश्नों का सॉल्यूशन बताता हूं, वो सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आप 95% आप आराम से उनमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे और आप सही भी करके आएंगे। कंडीशन अप्लाई है, आराम से कम स्पीड में, क्योंकि मैं या राशन में बात करता हूं, ऑलरेडी 5G की स्पीड से पढ़ाते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। तो समय की कमी हमेशा मेरे पास में रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, पारिवारिक की जो भी चीज़ें हैं, है ना, परिवार को भी टाइम देना पड़ता है, आप सबको पता है, और ड्यूटी टाइम भी रहता है, तो सारी चीज़ें हैं, वो अलग बात है। तो आज मैंने यहाँ पर आपका लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड का टाइम है, मैंने ले लिया है, तो माफ़ी चाहूँगा। लेट्स गो स्टार्ट टुडे क्लास। सबसे पहला प्रश्न, आपको ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। किसी भी प्रश्न पे आपको अगर दिक्कत आपको नजर आए तो आप तुरंत प्रभाव से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हालांकि मैं किसी भी प्रश्न पे डाउट आपका छोड़ूंगा नहीं, हर प्रश्न पे डाउट क्लियर करेंगे। जो चीजें समझ में आती नहीं है उनको मैं पहले बताता हूं, तो ये मेरी खूबी रही हमेशा से। तो प्रश्न है, और आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट ओवरटेक। आप कब ओवरटेक नहीं कर सकते? जब आपको दूसरी बाजू से आने वाले वाहन दिखाई न देते हो। दूसरी बाजू से मतलब कोई मतलब नहीं है। जब आगे का रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो यार सीधी कॉमन सी बात है, अगर आपको सामने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए। वेन द वे फॉरवर्ड इज नॉट विजिबल, जिससे कि कोई घुमाव वाली सड़क है, वहां पे आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का कोई संकेत न मिला, आगे गाड़ी चल रही है, आप उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं, उसने अभी तक सिग्नल नहीं दिया ओवरटेक करने के लिए, परमिशन नहीं दिया हमें, जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है तो आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है यहाँ पर प्रश्न किस नजरिए से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है हॉर्न को लेकर। अब आपको पता है कि हॉर्न का प्रयोग आप एक तो हॉस्पिटल में, और एक आप जो अदालत होती है, कोर्ट होता है, इन 2 जगह पर आप नहीं कर सकते हॉर्न का प्रयोग। तो सीधी सी बात है, अस्पताल के पास जब ओवरटेक करेंगे तो आप हॉर्न का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये हॉर्न को लेकर ही प्रश्न है, ओवरटेक करने को लेकर नहीं है। अब ओवरटेक तो आप कर ही सकते हैं अगर आपको जगह दिख रही है, लेकिन आप अस्पताल है तो वहां पे आप हॉर्न का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर मरीज रहते हैं, और कोर्ट में स्पेशल केसेस पे जो परिचर्चा चल रही होती है,
तो वहां पर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, घुमा के प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 3, स्पार्क इग्निशन यानी कि पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। स्पार्क इग्निशन इंजन को कुछ कारकों के अनुसार कंप्रेशन इग्निशन इंजन से विभेदित किया जा सकता है, मतलब डीजल इंजन। निम्नलिखित में से कौन उन कारकों में से एक नहीं है? यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजनों में हम अंतर करते हैं, तो एक ऐसा कौन सा फैक्ट है जो अंतर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रयुक्त ईंधन का प्रकार, बिल्कुल, एक में डीजल एक में पेट्रोल होता है, ठीक है। इस्तेमाल किए गए टायर के प्रकार, टायर दोनों में सेम होता है, तो ये अंतर नहीं है। जिस तरह से ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है, तो डीजल इंजन में आपको पता है कि गर्म हवा के माध्यम से डीजल को जलाते हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग इसके द्वारा छोड़ी गई स्पार्किंग के माध्यम से जलाते हैं, तो ये भी ठीक है। जिस तरह से ईंधन दहन कक्ष में प्रवेश करता है, जिस तरह से जो कंबसन चेंबर होता है इसमें हम ईंधन का प्रवेश करवाते हैं, तो सभी को पता है। पेट्रोल इंजन में हवा पेट्रोल का मिश्रण जाता है और डीजल इंजन में केवल हवा जाती है, तो यह भी एक प्रकार है कि अंतर करने का, तो ये तीनों सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इनमें जो डिफरेंस है वो नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। पावर स्ट्रोक के बाद दहन कक्ष से जली हुई गैसें को निकालता है। पावर स्ट्रोक के बाद सबसे पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक होता है, नंबर 2 कंप्रेशन होता है, नंबर 3 पावर होता है, और इस पावर को यहां पर पावर स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक को भी निकास गैसें यानी कि जली हुई गैसों को बाहर निकालना है, किसमें से? एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से। आप सभी को पता होगा कि जो इंजन होता है यहां पर 2 वाल्व होते हैं, एक तो ताजा फ्रेश ईंधन या हवा आने के लिए, एक जाने के लिए, यानी एक तो आने के लिए एक जाने के लिए। जो जाता है वो एग्जॉस्ट वाल्व कहलाता है, जो आता है वो इनलेट वाल्व कहलाता है। तो इनलेट यानी इन, आउट यानी बाहर, या एग्जॉस्ट यानी बाहर निकालना, तो यहां पर एग्जॉस्ट वाल्व का इस्तेमाल किया जाएगा। इंजन में मोस्टली आपको पता होगा कौन से वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है? पोपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। पोपेट वाल्व, इंजन में जो वाल्व होता है उसका एक्चुअली में नाम पोपेट वाल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इन कंडीशन है अप्लाई, ये केवल 4 स्ट्रोक इंजन की बात है। ये वाल्व जो होते हैं ना 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं, 4 स्ट्रोक इससे ज्यादा, सॉरी स्ट्रोक तो 4 ही होते हैं, 4 या 2 में से ही होता है, या तो 2 स्ट्रोक इंजन होगा या 4 स्ट्रोक इंजन होगा। तो ये जो वाल्व होते हैं ना ये 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ये वाल्व नहीं होते, उनकी जगह साइडों में उनके पोर्ट होते हैं, साइडों में पोर्ट होते हैं, ठीक है। पोर्ट की संख्या 3 होती है, कौन कौन सी यहां पर बताना चाहूंगा। इनलेट पोर्ट हो जाएगा, एक एग्जॉस्ट पोर्ट हो जाएगा, एक ट्रांसफर पोर्ट हो जाएगा, 3 पोर्ट होते हैं। पोर्ट का काम भी है वो ईंधन या फ्यूल को यहां पर जो है अंदर लाना बाहर करना, इस टाइप का काम ही होता है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 5, एक आईसी इंजन में चूषण चरण यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान खालिस्तान माध्यम से नया आवेश इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। नया आवेश का मतलब है फ्रेश ईंधन जाता है, तो आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि गाड़ियों वाले जो इंजन होते हैं। सक्शन स्ट्रोक के अंदर जो चीजें अंदर जाएगी वो कहां से जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंजन होता है इसके ऊपर 2 वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व एक एग्जॉस्ट वाल्व। तो अंदर किससे जाएगा, इनलेट से, बाहर किससे जाएगा, एग्जॉस्ट से, तो इनलेट वाल्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में खालिस्तान का उपयोग विभिन्न टॉर्क और गति स्पीड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन ऑटोमोबाइल्स आर यूज्ड टू अचीव डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड, यानी कि हम ऑटोमोबाइल में कौन सा ऐसा जो सिस्टम यूज करते हैं जिसके कारण हम डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इंजन जो होता है, इंजन का तो जो फिक्स आरपीएम होता है उसको जितना चलाएंगे वो चलाएंगे, इसमें हम अब परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। तो टॉर्क और स्पीड में परिवर्तन करने के लिए हम यूज करते हैं गियर बॉक्स का, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि गियर बॉक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यहां पर आपको टॉर्क, एक तो टॉर्क बताना है, एक आपको स्पीड बतानी है, दोनों चीजें प्राप्त होती है। लेकिन आपसे कभी भी पूछ ले कि गियर बॉक्स का इन दोनों में से एक ही आपको सिलेक्ट करना हो, जैसा कि एनसीएल में हुआ था, या एक दूसरा भी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि भी आप इसमें पावर स्पीड टॉर्क, अब 3 आप एक नाम हो रहा जाए पावर और या ऑल हो जाए। अब ऑल, चलो ऑल नहीं आया, ये 3 ऑप्शन है मना की, अब तीनों में से एक चौथा ऑप्शन और भी हो जाए कोई। तीनों में से आपको अगर गियर बॉक्स का काम ढूंढना हो तो क्या करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में बताएं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है भाई। गियर बॉक्स का काम होता है टॉर्क होगा, स्पीड होगा, पावर होगा, तीनों आएंगे, चौथा माना की होगा क्लच को डिसएंगेज करना,
ठीक है, चार ऑप्शन आ गए। अब आपका गियरबॉक्स का काम बताना है आपको, कौन सा कारण बताओगे आप? टॉर्क को बताओगे, स्पीड को बताओगे, पावर बताओगे या और कोई और बताओगे, या इनमें से कोई एक या सभी, क्या बताओगे आप? सभी का ऑप्शन है नहीं, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन में नहीं है। आपको इन तीनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो क्या बताओगे? तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दो आप। जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए? What should you do when the traffic light is red? आप सभी को पता है जब लाल लाइट होती है तो आपको गाड़ी को रोक लेना चाहिए, स्टॉप द व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार डीजल वाहनों को हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, यानी हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को खालिस्तान प्रतिशत तक कम करना होगा। एज पर BS6 इमिशन नॉर्म्स, diesel vehicles will have to reduce their hydrocarbon nitrous oxide by %। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो पहली बातों में बात करूंगा BS6 के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। अब इसमें डीजल इंजन है, डीजल इंजन के लिए यहां पर पार्टिकुलेट जो मैटर होता है इसको 82% तक कम करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ये बात होगी एक। अब मैं दूसरे कलर में लिखता हूं थोड़ा सा ताकि आपको आसानी से दिखे। अब मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं, एक तो Hc+NOx, इसको कम करने की बात आ जाए तो इसको आपको 43% कम करना है। ठीक है, अब एक बात आती है, जैसे पेट्रोल इंजन की बात कर लें, ये तो डीजल इंजन के हो गए, दोनों दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, पार्टिकुलेट मैटर हाइड्रोकार्बन और जो नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको कितना कम करना है। अब मैं बात करता हूं यहां पे पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में अगर आपको नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि वो ये ज्यादा जहरीला होता है या खतरनाक होता है, इसको कम करने की बात आ जाए तो 25% आपको बताना है, 25%। ये तीन मोस्टली ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन सी, दोबारा से बता दूं मैं आपको, PM और हाइड्रोकार्बन प्लस NOx, और एक वापस आपका इसमें NOx। अब ये NOx किसका है? पेट्रोल इंजन का है, ये डीजल इंजन का है, ये भी डीजल इंजन का है। तो इसको कितना कम करना है? 82% तक। इसको कितना करना है? 43%। और इसको कितना करना है? 25% तक। तो ये चीजें BS6 का टारगेट है। तीनों चीजों को आप देख लेना है। अब इसमें कौन सा पूछा गया है? भारत स्टेज 6 में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछा गया है, और डीजल इंजन में पूछा, तो ये डी रहा, और ये 43%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्स के अंदर ये जो PDF आप जब पढ़ो ना, तो आपको यहां पर इसका आंसर नहीं मिलेगा। अब आंसर आप कैसे देखेंगे? आप यहां पर देखो, यहां पे एक आपको कुछ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को जूम तो आप कर नहीं पाएंगे शायद, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये जो पार्ट है ना, इसको मैं जूम करता हूं। देखो इस यहां पर देखो, एक जो वर्ड लिखा गया है, यहां वर्ड लिखा गया है 11233, 11233, 11233। इसमें जो बीच वाला जो डिजिट है ना, वही आपका आंसर है। जैसे इसमें जो 2 है ना, तो 2 का मतलब है 2 नंबर का जो ऑप्शन होगा, तो 2 नंबर का ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। ये संकेत क्या इंगित करता है? अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। प्रश्न 9 है, ये संकेत क्या इंगित करता है? व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट? आपको पता है गोल आकृति, एरो सीधा जा रहा है, मतलब आपको आगे ही बढ़ते रहना है। ये एक प्रकार का कंपल्सरी साइन है, तो यहां पर आगे चलना अनिवार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई मैं जो बता रहा हूं, है ना? तो स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो कम कर सकते हैं, कम लग रही है तो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर पूछा है, जैसे ही इंजन के सिलेंडर में शीतलक का तापमान खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और ऊष्मा विकीर्ण करने के लिए रेडिएटर को जल पहुंचाता है। As the temperature of the coolant in the engine cylinder increases to खालिस्तान degree centigrade, the thermostat valve opens and supplies water to the radiator to radiate heat। यानी कि पानी को ठंडा करने का काम रेडिएटर को स्टार्ट करना होता है, कौन से टेम्परेचर पे, और इस काम को शुरू और बंद करने का काम कौन करवाता है? थर्मोस्टेट वाल्व करवाता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व कब एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा, वो टेम्परेचर आपको बताना है। एकदम एक साइंस के दृष्टिकोण से देखें, SCIENC, साइंस के दृष्टिकोण से, तो ये वैल्यू होती है 81 डिग्री सेंटीग्रेड। 81 डिग्री का इसको रेशियो होता है। लेकिन यहां पर आप देखो 81 के आसपास का कौन सा ऑप्शन है? 71 से 82। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपको पता है, जब इंजन पहले से ठंडा होगा तो फिर रेडिएटर ठंडा किसको करेगा, है ना? तो उस समय रेडिएटर बंद पड़ा रहे और रेडिएटर किसी को भी ठंडा नहीं करता रहे, क्योंकि ठंडे इंजन को ठंडा करना तो घातक हो सकता है ना। तो इसीलिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जहां पर
जो नजदीकी वैल्यू हो, करेक्ट वैल्यू आपको दिखाई दे, उसको सेलेक्ट करना है। हालांकि इसमें अगर 80 से 85 आता हो तो उसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर गोत्र से 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली वैल्यू पूछे तो 81 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि भी कोई भी थर्मोस्टेट वाल्व जो होगा वो 81 डिग्री टेम्परेचर या इससे ज्यादा होने पर तुरंत एक्टिव हो जाएगा और इससे कम आने पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए ना? ओके, बढ़िया भाई, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आपको पूछे ना थर्मोस्टेट वाल्व किसका पार्ट है, यह प्रश्न पूछा जा चुका। अभी थर्मोस्टेट जो वाल्व है किसका पार्ट है, तो ये कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। अभी कूलिंग सिस्टम का, यह भी ध्यान रखना आप, कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट है थर्मोस्टेट। प्रश्न 11, आज थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, क्लास लंबी बन रही है, मुझे लगता है कम समय में अधिक जानकारी करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से क्या स्टीयरिंग सिस्टम का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम? स्टीयरिंग का भाग ओडोमीटर नहीं है, ब्रेक ड्रम नहीं है, स्टीयरिंग व्हील है, क्लच नहीं है। सी हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कार की प्रकाश व्यवस्था का एक घटक नहीं है? लाइटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, तो साइड लाइट है, हेड लाइट है, रियर लाइट है, यानी पीछे वाली टेल लाइट इसको बोला जाता है। तो सिंपल है एकदम, टेल लाइट एकदम सिंपल है कि यहां पर हॉर्न इसका नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत एकदम लड्डू सा प्रश्न दे दिया। जब छात्रों को लेने या उतारने के लिए स्कूल बसें रुकी हुई हो तो आपको क्या करना चाहिए? What do you do when school buses are stopped to pick up or drop up students? आप सभी को पता है जब बस रुकती है और आप उसके पीछे हैं तो आपको पता है कि बच्चे अचानक नादान होते हैं, अचानक सड़क पे आ सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है। तो क्या करना है आपको? या तो पीछे रुके रहना है, पीछे रुकने का ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर आपको गाड़ी को धीमा करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि छात्र अचानक सड़क पार कर सकते हैं। वन शुड प्रोसीड स्लोली एंड केयरफुली एज स्टूडेंट्स मे सडनली क्रॉस द रोड। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह भी प्रश्न आया था, लेकिन उसमें बस को पीछे रोक लेंगे ये ऑप्शन था, तो वो इससे भी बेस्ट आंसर है। ये बेसिक बिहेवियर जनरल नॉलेज का प्रश्न है ड्राइविंग पार्ट में। तो इन प्रश्नों का जवाब है वो सबसे अच्छा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, फिक्स जवाब नहीं होता इनका। जो अच्छा जवाब होगा वही इसका सवाल का जवाब होगा। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोर्स के अंदर एक पॉल्यूशन 82 या 83 के आसपास की क्लास है, आपको मिल जाएगी क्योंकि कोर्स में 100 क्लासें हैं। जो हमारा कोर्स है ना, आपको न्यू कोर्स में ओल्ड जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी आपको साथ में फ्री मिला है। उसकी 82 या 83 नंबर क्लास है पॉल्यूशन से रिगार्डिंग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस पेपर में सीधे उस पीडीएफ से 3-4 प्रश्न छप चुके हैं। मैं आपको बताऊं बहुत ही गजब की पीडीएफ है, आप उसको देखना मत भूलिएगा। कोर्स के अंदर 82-83 नंबर लगभग क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर औद्योगिक क्षेत्रों में पूछा है, तो उद्योग की बात करें तो यहां पर आपको 75 बताना है। आवास का पूछ लिया आपको, आवास में तो आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल होता है। आपको भी वाणिज्यिक क्षेत्रों में पूछ ले, है ना, वाणिज्यिक शब्द आ जाए तो यहां पर आपको 65 करना है, ठीक है। शांत क्षेत्र का पूछे, शांत क्षेत्र में कितना होना चाहिए? तो 50 डेसिबल होना चाहिए। रात के समय में 5-5 इनमें घटा सकते हो आप, जैसे ये पीछे तरह तो 70 कर दो, 65 है तो 50 कर दो, 65 है तो 60 कर दो, रात के समय में 5-5 और घटा दो आप। तो इस प्रश्न का जवाब औद्योगिक क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें डीबी का मतलब डेसिबल होता है और ये ध्वनि मापने की इकाई होती है। क्या होती है? ध्वनि मापने की इकाई होती है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन मानक जॉब कार्ड का घटक नहीं है? मानक जॉब कार्ड आप सभी को पता, एक तो ये लॉग बुक, एक होता है जॉब कार्ड। इन दोनों में क्या फर्क है? जॉब कार्ड तो ये तो काम आता है आपका सर्विस करवाने समय, सर्विस जब आप गाड़ी को करवाते हैं उस समय। लॉग बुक एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है ना। तो आपको याद रखना है कि लॉग बुक में गाड़ी को कब आपने इसको सही करवाया, कब खराब हुई, कब कहां गए, सारा जो हिस्ट्री होती है ना, व्हीकल की हिस्ट्री होती है, वो सारी की सारी इसमें एंटर होती है। कब आपने कहां पर यात्रा करी, कब कौन सा टायर चेंज करवाया, कब मेंटेनेंस करवाया, कब ऑयल चेंज करवाया, सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है। लॉग बुक एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, जबकि जॉब कार्ड जब सर्विस स्टेशन पे जाते हैं वहां पे हमसे लिखवाते हैं कि भाई आप गाड़ी में क्या क्या करवाओगे, हम क्या क्या आपको करके देंगे। तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो जॉब कार्ड में होता है, ठीक है ना। तो जॉब कार्ड में क्या नहीं होता है? घटक नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। जॉब कार्ड नंबर, बिल्कुल जॉब कार्ड नंबर तो होते हैं। ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर ये भी होता है। सेवा केंद्र का नाम, पता और फोन नंबर ये भी होता है। ग्राहक का पसंदीदा रंग अब ये थोड़ी है जॉब कार्ड का रंग में तो लाल लूंगा, पीला लूंगा, ऐसा नहीं है। तो एकदम सिंपल लड्डू सा प्रश्न है, सबको समझ में आ गया होगा। ये 19 मिनट की क्लास हो चुकी है, प्रश्न 16 ही है और मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न से आगे नहीं पीछे चले।
लेकिन थोड़ा सा फास्ट ही लेना पड़ेगा। वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपल सा प्रश्न है। व्हाट शुड यू डू इफ योर व्हीकल स्लिप व्हाइल ड्राइविंग? जब भी गाड़ी चलाएं और आपकी गाड़ी फिसलने लगती है तो आपको एक चीज याद रखनी है। माना कि ये चार पहिए हैं, ये चार पहिए हैं और आप इस प्रकार की गाड़ी है और आप इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी गाड़ी फिसलने लगती है, माना कि पीछे से इधर फिसल रही है, ठीक है। अब आपको है ना, जिधर गाड़ी फिसली, किधर, लेफ्ट में या राइट में? तो लेफ्ट में फिसली है तो आपको गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ना है। राइट में मोड़ते ही गाड़ी की डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी, आपको पता होगा। तो कहने का मतलब है, अगर गाड़ी फिसले तो सबसे पहले तो आपको एक्सीलरेटर को तुरंत छोड़ देना है। एक्सीलरेटर, इसको तुरंत छोड़ देना है। ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है, गलती से भी मत कर देना। हल्का करना है तो एकदम सावधानी से। ब्रेक का इस्तेमाल फिसलने के दौरान बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ब्रेक नहीं लगाने, केवल एक्सीलरेटर छोड़ना है और गाड़ी को फिसलन की ओर काटना है। मतलब कि स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए। द स्टीयरिंग व्हील शुड बी इमीडिएटली टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल स्लिपिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आया होगा। मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण अधिकतम खालिस्तान के लिए वैध होता है। आप सभी को पता है, मोटर व्हीकल एक्ट, इसकी जो धारा है 43 टेम्परेरी आरसी के बारे में बताती है और ये इसकी वैलिडिटी 1 माह बताती है। 1 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। अब आप बताओगे टेम्परेरी जो प्लेट होती है, नंबर प्लेट होती है, उसका रंग कैसा होता है और उसके ऊपर अंक और अक्षर जो लिखते हैं उनका रंग क्या होता है? तुरंत प्रभाव से कमेंट सेक्शन में छापने आप, ठीक है ना। तो यहां पर इस ऑप्शन का जो प्रश्न का जवाब है 1 माह हो जाएगा, 1 मंथ के लिए होती है। रिन्यू इसको नहीं करवा सकते, ये भी याद रखना, रिन्यू नहीं करवा सकते आप, रिन्यू नहीं होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है? चेतावनी मतलब कॉशनरी जो साइन होते हैं, वार्निंग साइन होते हैं, सभी को पता है त्रिभुज में होते हैं, ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर आप देखें, वर्गाकार में कौन से होते हैं? इन्फॉर्मेटरी साइन होते हैं। आयत में भी इन्फॉर्मेटरी होते हैं। त्रिकोण में कॉशनरी साइन होते हैं। वृत्ताकार में इन आपके मैंडेटरी साइन या कंपल्सरी साइन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन का निकास उत्सर्जन का एक हिस्सा नहीं है? यानी कि आपकी गाड़ी के धुएं में कौन कौन सी गैसें निकलती है ये पता होना चाहिए। जिसे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी कि ऑक्सीजन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड या NOx लिख दो आप, नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखता है, निकलता है। हाइड्रोकार्बन भी निकलता है, HC, पार्टिकुलेट मैटर भी निकलता है ना। तो ये सारी चीजें निकलती है, मोस्टली यही निकलती है। तो यहां पर NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, Cl कैल्शियम नहीं निकलता भाई, कैल्शियम नहीं होता है। क्योंकि अब आपको पता है भी इंजन के अंदर जाएगा क्या? हवा जाएगी, हवा। अब हवा में वातावरण में क्या क्या है? मोस्टली भी आपको पता है कि भी एक तो जल है वाष्प के रूप में। अब ये जो जल होगा, दोबारा से बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा देखो सेंस लगाना है अपना। जल है H2O यानी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ये दोनों चीजें निकलेगी वाष्प के रूप में, है ना, जो अंदर जाएगी हवा के रूप में। इसके अलावा नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो यही तो निकलेगी। यानी हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब यहां पर देखो आप, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ये CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देती है। नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती है। जो जल होता है, वाष्प होती है, ये ईंधन के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन में छापो आप। एक वाहन के कटआउट स्विच का एक घटक है। आप सभी को पता होगा कि गाड़ी चलती रहती है हमेशा, और कभी भी हम ऐसा नहीं देखते कि बैटरी फुल चार्ज हो गई नहीं हो गई। तो हमेशा मेरे कहने का मतलब यहां पर पूछा है कटआउट स्विच वो कहां लगा होता है? तो ये होता है लगा हुआ बैटरी और अल्टरनेटर के बीच में। अल्टरनेटर का काम होता है बैटरी को चार्ज करना, अल्टरनेटर का काम होता है बैटरी को चार्ज करना, और बैटरी का काम है विद्युत ऊर्जा को स्टोरेज करना। अभी इससे चार्ज होती रहती है, चार्ज होती रहती है। जैसे ये फुल हो जाएगी तो यहां पर कट आउट स्विच होगा, कट, ठीक है। तो ये इसको कनेक्शन को तोड़ देगा। जैसे ही वापस इसको अगर आवश्यकता होगी चार्जिंग की तो अल्टरनेटर ये कट आउट स्विच वापस ऑन हो जाएगा। यानी ऑन ऑफ के लिए एक कट आउट स्विच यहां पे होता है कि किसके बीच में? अल्टरनेटर और बैटरी के बीच में। तो कट आउट स्विच किसका एक घटक हुआ ये आपको बताना। तो ये चार्जिंग सिस्टम का एक पार्ट हो जाता है। यानी जो चार्जिंग सिस्टम है इसमें कट आउट स्विच होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे कार में पैर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब पांव से किस चीज को इस्तेमाल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय फुट इन ए कार? क्लच, स्टीयरिंग, वाइपर, हेडलाइट। क्लच हो जाएगा। बहुत ही लड्डू सा प्रश्न है भाई।
प्रश्न आपके सामने है 22। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपर्क के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, लड्डू सा प्रश्न है कि भी आप कहीं जाते हैं, वहां पर क्या है, रेलवे फाटक नहीं है, सीधी सी बात है, बिना फाटक वाला आपको रेलवे क्रॉसिंग करना है, रेलवे लाइन को। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, वहां पर आपको वाहन को सड़क के साइड में, लेफ्ट साइड में रोक देना चाहिए और सबसे पहले जाके देखना चाहिए कि दोनों साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है या कोई ट्रॉली तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आप निकल सकते हैं वहां से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टॉप द व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड मेक श्योर दैट देयर इज नो ट्रेन और ट्रॉली कमिंग फ्रॉम अदर साइड, यानी दोनों दिशा से कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत लड्डू सा प्रश्न है। एरो आगे जा रहा है, एक एरो आगे जा रहा है, गोल आकृति में, मतलब आदेशात्मक है। इसको काट दिया गया, आगे निकलने वाले को काटा, मतलब ओवरटेक नहीं करना, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। आरटीओ में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। आरटीओ का पूरा नाम क्या है? सभी को पता, एकदम लड्डू सा प्रश्न है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। एक होता है डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, एक आरटीओ। इनमें से बड़ा कौन, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। बड़ा कौन होता है आरटीओ डीटीओ में से? तो आप ये चीजें मुझे आप बताएंगे, तुरंत प्रभाव से बता देंगे आप। तो यहां पर एक आरटीए भी होता है भाई, आरटीए, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना, तो उसको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहते हैं। ये ओ है तो ये ऑफिसर, ऑफिस हो जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का हिस्सा है? वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का पार्ट ईंधन गेज है, तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम का स्टार्टिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं। फॉग लैंप है, ये भी या नहीं है, स्टार्टिंग से बात है ना, तो ये भी नहीं है। हेडलाइट ये भी नहीं है। बैटरी, बैटरी का संबंध बिल्कुल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी है, स्टार्टिंग सिस्टम से भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी का काम है गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। 26 नंबर, हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन क्यूज्ड बाय व्हीकल्स? नियमित रूप से वाहनों का रखरखाव, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल को अच्छी कंडीशन में रखेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, बिल्कुल ठीक बात है। पुराने वाहनों को बदलें, पुराने व्हीकल है उनको बंद करें, नए वाहन खरीदें, ये भी ठीक है, भी धुआं कम देंगे। कार पुलिंग, यानी कि आप मिलकर, दो व्यक्ति मिलकर जो काम में लेते हैं ना एक कार को, उस व्यवस्था को कार पुलिंग कहा जाता है। यानी आप दो लड़के हैं, दोनों लड़के आप यानी कि जयपुर से अजमेर डेली जाते हैं आप, और दोनों अलग अलग गाड़ी लेके जाते हैं तो यहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा। दोनों मिलके एक ही गाड़ी से जाए तो बहुत अच्छा होगा, फ्यूल की बचत, खर्चा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो यहां पर ये तीनों ही कथन सही है, तीनों ही कथनों के माध्यम से आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी, 1 2 3 तीनों यहां पे सही हो जाएंगे। प्रश्न 27, जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यहां पर प्रश्न आया है गोल वाले चौराहे का। तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि जो गोल चौराहा होता है वहां पर अगर आप प्रवेश करते हैं तो यहां पर आपको जब प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय जो व्हीकल पहले से इसके अंदर होते हैं, ठीक है, उनको आपको रास्ता देना चाहिए। जैसे आप यहां हैं तो अब आपको यहां से राइट साइड से आने वाले व्हीकल को रास्ता देना है, क्योंकि सामने से तो कोई आ नहीं रहा, सामने से कोई नहीं आ रहा। तो फिर एक गोल चक्कर में प्रवेश करते समय कौन से व्हीकल को रास्ता देना है? केवल राइट से आने वाले व्हीकल को। लेफ्ट से कोई आ ही नहीं रहा क्योंकि वन साइडेड है, केवल हमेशा इसमें यह सर्कुलर बना रहेगा, कोई ऐसे नहीं चलेगा। तो आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, है ना। तो यहां पर कौन सा प्रश्न सी हो जाएगा? धीमी गति से वृत्ताकार यातायात में चलते रहना, केवल अंदरूनी लेन का ही उपयोग करना, दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना। बिल्कुल राइट साइड से जो व्हीकल आएंगे मस्ट गिव वे टू व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द राइट। अब देखो नाम आया गिव वे, तो गिव वे का साइन कहां होता है? चौराहों पर, जहां पर मेन सड़क पे एंटर करते हैं वहां पर। तो ये भी अपने आप पता चल रहा है, देखो गिव वे का साइन हम कहां यूज करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। डीजल इंजनों में ईंधन को खालिस्तान द्वारा कणित यानी कि ऑटोमाइज किया जाता है। ऑटोमाइज का मतलब है छिड़काव, छिड़काव कणों में, कणों के रूप में, छोटे छोटे महीन कणों में। तो इसका काम कौन करता है? इंजन पंप, फ्यूल फीड पंप, फ्यूल इंजेक्टर। तो ये काम करता है सिलेंडर के अंदर, ऊपर यहां पे ऐसे फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं, आपको पता है। तो ये इंजेक्टर इनका काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब आपकी टंकी है, ये तो क्या टैंक है आपका, टैंक से यहां पे जो इंजन पंप है, फ्यूल पंप है, सबसे पहले तो फ्यूल फिल्टर में आएगा। सबसे पहले तेल कहां आएगा? फ्यूल फिल्टर में। फिल्टर से फ्यूल फीड पंप, ठीक है ना,
यहाँ आएगा। उसके देखो ये रहा 3 इसी में। इसके बाद में कहाँ आएगा? FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP में आएगा, जिसे देखो इसमें बताया गया है। और इससे कहाँ जाएगा? फ्यूल इंजेक्टर के पास में, है ना, और इससे जाएगा इंजन में। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ये काम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न 28, अधिकांश IC इंजनों में यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में का उपयोग किया जाता है, चाहे उनका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता हो या अन्यत्र, मतलब कहीं पर भी प्रयोग किया जा रहा हो, लेकिन ऐसे जो आपके इंजन है IC इंजन, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड कूलिंग, सॉलिड कूलिंग, नो कूलिंग, गैसियस कूलिंग। गैस तो होता नहीं है, नो कूलिंग से काम नहीं चलेगा, सॉलिड कूलिंग कुछ होता ही नहीं है, तो तरल यानी कि लिक्विड कूलिंग, यानी इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक प्रकार का लिक्विड होता है और लिक्विड की मदद से हम इंजन को ठंडा रखने का काम करते हैं। परिवहन के संदर्भ में PUC का पूर्ण रूप बहुत सिंपल है, लड्डू सा प्रश्न है भाई। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, तो यहां पर PUC का पूरा नाम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 31, वर्ष खालिस्तान में भारत में यूरो फर्स्ट उत्सर्जन मानकों को देश भर में लागू किया गया। इन द ईयर खालिस्तान यूरो फर्स्ट इमिशन स्टैंडर्ड्स वर इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री इन इंडिया, यानी पूरे भारत में यहां पर देश भर में लागू किया गया। किसको? भारत स्टेज को। भारत स्टेज को यहां पर यूरो फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, भारत स्टेज प्रथम को, ठीक है ना। तो यहां पर भारत में BS स्टैंडर्ड की जो शुरुआत हुई है वो सन 2000 में हुई है। आपसे पूछे पहला कब आया? तो 2000 में। दूसरा कब लागू हुआ देश भर में? तो 2005 में। तीसरे का पूछे तो 2010 में। चौथे का पूछे तो 2017 में। छठे का पूछे 2020 में। ठीक है, इस टाइप से आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रदूषण मानक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर इसका जो है इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत भारत में 2000 में हुई थी। वर्तमान में कौन चल रहा है? BS 6 चल रहा है। ठीक है, जो कि यहां पे कब से चल रहा है? BS 6 यहां पर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, प्रेजेंट में भी यही है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है? आप हॉर्न का प्रयोग कहां पर नहीं कर सकते? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस यूज ऑफ हॉर्न इज प्रोहिबिटेड। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया था, अस्पताल और न्यायालय के पास में आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 पहिया, अब यहां पर देखो, एक अगर आप यहां पर करते हैं तो यहां पर जुर्माना कितना होगा? जुर्माना कितना हो सकता है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है धारा 194F, हॉर्न का प्रयोग अगर निषेध क्षेत्र में आप करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये जुर्माना कितना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बता दें आप। प्रश्न 33 है, 4 पहिया वाहन में चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए खालिस्तान वाहन के अंदर लगाया जाता है, लगाए जाते हैं। भाई 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं इनमें सुरक्षा के लिए क्या यूज होता है? हेलमेट तो होता नहीं है, एयरबैग, फेस शील्ड, हाथ दस्ताने, इनका कोई काम नहीं, तो एयरबैग होता है। स्टीयरिंग पे SRS लिखा रहता है ना, तो यहां पर SRS का मतलब क्या होता है? यहां पर एयरबैग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर होना चाहिए। अब इसमें देखो, द फॉर्म नंबर मस्ट अकम्पनी द सेल सर्टिफिकेट फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, यानी आप अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सेल सर्टिफिकेट के रूप में आपको कौन सा फॉर्म काम में लेना है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेल सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म है? ऑप्शन नंबर बी 21 नंबर फॉर्म होगा। 20 किसके लिए होता है? RC के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। RC को जारी किस में किया जाता है? जारी फॉर्म संख्या 23 में किया जाता है। आजकल 23A में स्मार्ट RC के रूप में जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 35, दहन कक्ष कंबशन चैम्बर में ईंधन के तत्काल दहन से सिलेंडर में अचानक दाब बढ़ता है। बिल्कुल, जब आप ईंधन को जलाएंगे तो दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ता है। और शोक यानी कि शोक यानी होता है झटका, जो अचानक दाब बढ़ेगा तो पिस्टन को झटके से नीचे फेंकेगा जो दाब है। शोक पिस्टन, गजन पिन और खालिस्तान के माध्यम से बियरिंग तक जाता है। बाद में इस शोक को मुख्य बियरिंग में मौजूद तेल की लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। द इमीडिएट कंबशन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर क्यूज ए सडन इंक्रीज इन प्रेशर इन द सिलेंडर एंड इज ट्रांसमिटेड टू द बियरिंग थ्रू द शॉक। पिस्टन, गजन पिन एंड खालिस्तान, आप सभी को पता है जो ये पिस्टन होता है ना, ये पिस्टन होता है। इसमें यहां पर बीच में छेद होता है और ये कनेक्टिंग रोड होती है जिसमें गजन पिन लगती है, गजन पिन लगती है। ठीक है, और ये आपका पिस्टन है। ठीक है, तो ये इसका पूछा है
तो ये क्या होती है, कनेक्टिंग रोड होती है। कनेक्टिंग रोड को हिंदी में संयोजी छड़ या कनेक्टिंग रोड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब है संयोजी छड़, जिसे हम कनेक्टिंग रोड के नाम से जानते हैं। कनेक्टिंग रोड आप सबको पता होगा, कनेक्टिंग रोड यहां पर एक साइड से पतली एक साइड से मोटी होती है। तो ये स्मॉल एंड होता है, ये बिग एंड होता है, ठीक है। तो यहां पर जो स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन से जुड़ा रहता है और बिग एंड है वो क्रैंक जो शाफ्ट है उससे जुड़ा रहता है, क्रैंक से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्रैंक आपको पूछिए क्रैंक पिन कहां होती है, तो कनेक्टिंग रोड को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए यहां पे क्रैंक पिन काम आएगी, मतलब सीपी, क्रैंक पिन यहां काम आएगी। अब आपका ऊपर पिस्टन है और पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ना है इन दोनों को, तो यहां पर हम काम में क्या लेंगे, पिस्टन पिन, क्योंकि ये इस कनेक्टिंग रोड को किसके साथ जोड़ रही है, पिस्टन के साथ, तो पिस्टन पिन, और क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ रही है तो क्रैंक पिन। तो ये दो पिनें होती है, पिस्टन पिन, यहां पे पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ रही है, और यहां पे क्रैंक पिन, तो क्रैंक पिन है कनेक्टिंग रोड को क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ रही है। तो आप समझ गए होंगे, ये भी आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। द टेक्नीशियन चेक्स द कूलिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल बाय टॉपिंग अप द, यानी जब आप कूलिंग सिस्टम को टॉप अप करते हैं तो इसमें क्या डालते हैं, सभी को पता है कि यहां पर यहां पर कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नीशियन जो भी डालेगा वो कूलेंट का इस्तेमाल करेगा। अगर कूलेंट ना, अगर केवल पानी आता तो यहां पर पानी हो जाता, लेकिन कूलेंट आया तो हमें कूलेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चमकती हुई पीली यानी कि फ्लैशिंग येलो सिग्नल लाइट क्या इंगित करती है, यहां पर आपको पता है रेड लाइट होती है, स्टॉप के लिए होती है, आपको रुकना होता है। रेड लाइट अगर फ्लैश कर रही है तो यहां पर आपको एक बार स्टॉप, और सुरक्षित हो तो आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है, सुरक्षित हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। येलो अगर लाइट है तो आप यहां पे स्टॉप करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं। और येलो लाइट भी अगर फ्लैश करे तो यहां पर आपको पता है स्लो डाउन, स्लो करना होता है, एंड गो, यानी स्लो एंड गो, यानी आपको धीमा करते हुए आगे जाना चाहिए। ये चारों में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है ना, चारों का बता दिया मैंने। यहां पर क्या पूछा, येलो फ्लैश है, देखो यानी पीली बत्ती है वो फ्लैश कर रही है, यानी व्हाट डज द फ्लैशिंग येलो सिग्नल लाइट इंडिकेट, तो यहां पर धीमा करना है और सावधानी से बढ़ना है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, वाहन की गति को धीमा करें और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहें। स्लो डाउन द व्हीकल एंड कंटिन्यू मूविंग सेफली, सुरक्षित रूप से। प्रश्न 38, भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन किए जाने वाला सही मार्ग, आपको पता है जब भी कोई मार्ग होता है तो इस पर हम भारत में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में चलते हैं। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है, हम इधर जा रहे हैं तो हम लेफ्ट रहेंगे, इधर से इधर भी जा रहे हैं तो भी हम लेफ्ट में रहेंगे। मतलब हमें अपनी खुद की लेफ्ट साइड में आपको चलना है, ये भारत का नियम है, क्योंकि भारत में सड़कों पर वाहनों को लेफ्ट साइड में चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39, क्लच खालिस्तान प्रणाली का एक पुर्जा होता है। तो क्लच जो होती है, आप सभी को पता है क्लच किसका पार्ट है, एक इंजन होता है, इंजन के आगे फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के ऊपर क्लच असेंबली लगी रहती है, इसके तुरंत बाद गियर बॉक्स होता है, इसके बाद में आपका यू जॉइंट होता है, यू जॉइंट के आगे प्रोपेलर शाफ्ट होती है, फिर से यू जॉइंट होता है, इसके बाद में डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल के बाद में रियर एक्सल होती है। ये सारा का सारा जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया, ये सारा का सारा पार्ट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, हम कह सकते हैं ये संचारण सिस्टम है नहीं, यानी कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, बहुत बड़ा प्रश्न है यार, इतना बड़ा। आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं, आप आगे एक दायां मोड़ देखते हैं यानी राइट में, उस दाएं मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं, आपको मुड़ना है, आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। यहां पर आपको पता है कोई सड़क है, ठीक है, ये बीच में डॉटेड लाइन है या जो भी है। अब यहां पर कोई मोड़ आ गई है, आपको मुड़ना है, दायां मोड़ देखते हैं, आप आगे एक दायां मोड़ देखते हैं, मतलब आगे यहां पे गाड़ियां मुड़ सकती है, ठीक है, इधर कोई रोड जा रही है, यहां पर भी आप मोड़ सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, आप जहां पर जा रहे हैं अगर आपको राइट में मुड़ना है तो क्या सही उपाय रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दाईं ओर मुड़ने का संकेत दिखाएं, पहले तो राइट का आप सिग्नल देंगे, सड़क के दाईं ओर रहें और आप सड़क पर भी राइट साइड में आ जाएंगे और राइट में आते हुए दाईं ओर मुड़ जाएंगे, मतलब राइट में मुड़ जाएंगे, मतलब आपको राइट का ही काम करना है, लेफ्ट में आपको जाना ही नहीं है, न सिग्नल देना है, न आपको लेफ्ट में रहना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषक मनुष्यों और पशुओं के खालिस्तान पर हानिकारक प्रभाव डालता है। एयर पोल्यूशन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है हमारा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है।
जो प्रदूषण होता है गाड़ियों से निकलने वाला, वो मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, एक एरो जा रहा है गोल आकृति में, मतलब आदेशात्मक, काट दिया मतलब कि जाना नहीं है, मतलब नो एंट्री, प्रवेश निषेध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन कई जगह इस प्रकार का संकेत भी आ जाता है, भी याद रखना आप, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में खालिस्तान प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी बात आ रही है BS6 में और पेट्रोल इंजन में, और कम क्या करना है, NOx को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। तो यहां पर मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी बताया था, यहां पर अगर पेट्रोल इंजन की बात हो और नाइट्रस ऑक्साइड को कम करने की बात हो तो 25% हो जाएगा। बल्कि एक प्रश्न और आ चुका है, डीजल इंजन में आपको हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करना हो तो कितना प्रतिशत तक, 43% तक का BS6 में कम करने का प्रावधान यहां पर किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहां पेट्रोल इंजन की बात है, तो पेट्रोल में आपको अगर नाइट्रस ऑक्साइड को कम करना है या नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करना है तो वो 25% है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो हॉर्न है और ब्लू सर्कल में है, मतलब कंपलसरी साइन है, और हॉर्न को आपको अनिवार्यतः बजाना है, मैंडेटरी। हॉन्क, हॉन्क नहीं, हॉर्न है भैया, क्या है ये, हॉन्क नहीं है, हॉर्न है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक इंटरनल कंबशन इंजन में बॉडी का मुख्य भाग होता है, जो इंजन होता है, इंजन की बॉडी की बात हो रही है। तो जो इंजन होता है आप सबको पता है, एक मोटा सा होता है, ऊपर छोटा सा हेड होता है, नीचे केवल ऑयल चैम्बर होता है। तो मेन क्या है, ये है, और इसका मेन क्या है, सिलेंडर होता है। इसमें क्योंकि खोखले भाग होते हैं, है ना, तो ये सिलेंडर हो जाएगा, हेड नहीं होगा भाई, पिस्टन भी नहीं होगा, कनेक्टिंग रॉड भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रथम पंजीकरण की तिथि से, यानी जब प्रथम बार आप गाड़ी लाते हैं, नाम करवाते हैं, की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध PUC प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होगा। एवरी मोटर व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू पोजेज ए वैलिड PUC सर्टिफिकेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ खालिस्तान फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। आप सभी को पता है, जब न्यू कार आप खरीदते हैं, न्यू व्हीकल या कार अगर आप परचेज करते हैं, तो यहां पर फर्स्ट टाइम है, वो फर्स्ट टाइम 1 वर्ष का जो PUCC होता है वो कंपनी खुद वेरीफाई करके देती है। कंपनी जिसने गाड़ी को बनाया वो वेरीफाई करेगी कि गाड़ी का इंजन है वो पोल्यूशन नहीं कर रहा है, या गाड़ी है किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो यहां पर आप जब नई गाड़ी, न्यू कार खरीदेंगे तो 1 साल तक यहां पर आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं होती है। लेकिन आपको जब एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपको यह मानना है कि जब नई गाड़ी खरीदेंगे तो उसको वेरीफाई करके PUC उसका कंपनी बना के देगी या डीलर बना के देगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं बनाना। तो PUC आपको साथ में मिलेगा। और यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, तो इसके लिए आपको 1 साल बाद में खुद को आपको क्या करना है, PUC बनाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 1 साल जवाब सही हो जाएगा। आपको पता है जब आप बिना PUC की गाड़ी चलाते हैं ना, तो धारा 190(2) के प्रावधान के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 1000 से लेकर 5000 तक बीच में भी हो सकता है ना। वहां पर 2-3 सेक्शंस लगे हुए हैं, जो सेक्शन अप्लाई होगा उसी के अकॉर्डिंग जुर्माना होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 47, MPFI का पूर्ण रूप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPFI? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। जहां पर FI शब्द आ जाए ना, FI, हमेशा F का तो फ्यूल होगा, F का तो फ्यूल होगा, और I का इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन, ठीक है ना, इंजेक्शन। ये 2 चीजें याद रखना आप। जैसे कि FIS आता है कई बार ना, FIS फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आई से इग्निशन नहीं होता, इग्निशन गलत कर दो, ये गलत, दोनों गलत हो गए। और यहां पे मल्टी पोर्ट, पोर्ट तो आपको पता है 2 स्ट्रोक इंजन में होते हैं, ये पोर्ट भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है ना। तो यहां पर एक तो MPFI की बात आई है, MPFI, एक होता है CRDI, है ना। MPFI आते ही आप सीधा कह देना पेट्रोल इंजन होता है, CRDI नाम आते ही सीधा कह देना डीजल इंजन होता है। MPFI जो सिस्टम है ना, फ्यूल सप्लाई का सिस्टम है एक प्रकार का, जो कि पेट्रोल गाड़ी में होता है ना। और CRDI एक प्रकार का फ्यूल सप्लाई सिस्टम का पार्ट है, जो कि डीजल इंजन में होता है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। प्रश्न संख्या 48, ये लो CRDI का प्रश्न। इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यानी कि CRDI का उपयोग किया जाता है। इन द इंजन केस कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम
सीआरडी इज यूज्ड फॉर बेटर इंजन परफॉर्मेंस। कौन सी इंजन में? दोनों में, डीजल में, सीएनजी में या पेट्रोल में? तो केवल डीजल में, है ना। तो यहां पर भी देखो, अब आप यहां पे डी आई आया है, तो ये आई क्या करेगा? इंजेक्शन बताएगा, है ना। इसकी फुल फॉर्म पूछ रही, इंजेक्शन है। तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन में सीआरडीआई होती है। अब ये सीआरडीआई क्या होती है? सबसे पहले टंकी होती है, टंकी के बाद में फ्यूल फिल्टर होता है, आपको पता होगा। फ्यूल फिल्टर के बाद में फ्यूल फीड पंप होता है, इसके बाद में फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, इसके बाद में यहां पर देखो, अब यहां दो चीजें होगी। पहले पुरानी गाड़ी में क्या होता है? सीधा फ्यूल इंजेक्शन, जो फ्यूल इंजेक्टर आ जाएगा और ये इंजन होगा, इंजन के अंदर ये स्प्रे कर देगा। लेकिन जिनमें सीआरडीआई होगा, इनमें यहां एफआई तो है, एफआई तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहां पर सीआरडीआई लगा दिया। सीआरडीआई एक प्रकार का खोखला नला है, जो इस एफआई से क्या एक ही सप्लाई देगा, और यहां से चार जितना सिलेंडर होंगे उतनी ही यहां से पाइपें निकलेगी। लेकिन अगर सीआरडीआई नहीं है, तो ये जो चार लाइनें मैंने यहां से जो निकाली है ना, दोबारा से दूसरे कलर में आपको बता देता हूं, जो चार लाइनें यहां से निकली है, जो चार लाइनें, अब ये चार लाइनें यहां से निकलेगी। अगर सीआरडीआई नहीं है तो यहां से निकलेगी, और सीआरडीआई है तो यहां पर इस सीआरडीआई के बाद से निकलेगी। एफआईपी से एक निकल रही है मतलब सीआरडीआई है, और एफआईपी से ज्यादा निकल रही है मतलब सीआरडीआई नहीं है। ये भी एक पहचान का आपको समझ में आया? नहीं आया? अभी मैंने समझाया, नहीं आया तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 49, जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो आपको क्या करना चाहिए? यार कोई पैदल यात्री है, पैदल सड़क को पार करने के लिए जेब्रा लाइन पर पांव रख देता है, तो सीधी सी बात है, आपको उसको एक संकेत मानते हुए आपको यह समझना है कि मुझे रेड सिग्नल मिल गया रुकने के लिए। और एक आदमी होता है, पैदल यात्री है, उसको हमेशा सड़क पर प्राथमिकता होती है, चाहे वहां पे पेडेस्ट्रियन फुटपाथ है या नहीं है, सड़क को क्रॉस करने के लिए कोई सिग्नल है या नहीं है, लेकिन उसको प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। आप एक ड्राइवर हैं, आपको एक अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, पैदल चलने वालों को वरीयता, आपको प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप लाइन से पहले रुकें और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने, ताकि पैदल यात्री सड़क को पार कर ले। व्हेन द पेडेस्ट्रियन स्टेप्स ओवर द जेब्रा लाइन इन फ्रंट ऑफ यू टू क्रॉस द रोड, स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन एंड ट्रीट इट एज ए स्टॉप सिग्नल। तो प्रश्न संख्या 50, भारत में सड़क मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू रोड मार्किंग इन इंडिया। यानी भारत में जो रेखाएं होती है रोड पर, उनका क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या है? यहां पे मध्य रेखाएं दो लेन वाली सड़क के लिए इस्तेमाल की जाती है। मध्य रेखाएं, दो लेन नहीं, दो लेन वाली सड़कों के लिए थोड़ी की जाती है, यहां पे सड़क को दो भागों में डिवाइड करने के लिए भी तो की जाती है। तो यहां पर यह गलत हो जाएगा, ठीक है। अब है मध्य रेखाएं। देखो ये मध्य रेखाएं क्या होती है? ठोस होती है हमेशा। मध्य सेंटर जो लाइन होती है ना, उसकी बात हो रही है। तो जो सेंटर लाइन होगी, वो सेंटर लाइन दो लेन के लिए नहीं, दो टू वे के लिए होगी। दो लेन नहीं, टू वे के लिए होगी, पहली बात तो, है ना। टू वे नहीं, टू लाइन, लेन आने से यहां पे इसको हमने गलत कर दिया है। टू लेन की जगह टू वे आना चाहिए था। सफेद या पीला काले रंग के साथ किनारों और वस्तु को चिन्हित करने के लिए ऑब्जेक्ट है इस्तेमाल लिया जाता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का नाम आया ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा येलो कलर से काम में लिया जाता है, वो भी व्हाइट बैकग्राउंड पे, सॉरी हाँ, व्हाइट के साथ में येलो, ब्लैक नहीं होता भी यहां पे, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हजार्ड जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट हजार्ड। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं। जैसे कि कोई सड़क के पास में क्या है, कोई पेड़ या पौधा है, तो पेड़ पौधा, उससे अगर कोई व्हीकल रात में, मतलब कोई खेचड़ो आसी, स्पीड में आसी, तो उसको वो नजर नहीं आएगा और वो उसमें ठोक देगा। तो ऑब्जेक्ट हजार्ड की जगह यहां पर हजार्ड जो लाइनें इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या है, उसको दिख जाएगी, मतलब उसको पता चल जाएगा वहां पर कुछ ना कुछ है, मुझे इससे गाड़ी को बचाना है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सफेद रंग सामान्यतया पर किनारों और वस्तु को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट के लिए व्हाइट कलर नहीं होता, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए येलो कलर इस्तेमाल किया जाता है। पीले रंग का इस्तेमाल सामान्यतया कैरिज वे चिन्हों के लिए किया जाता है। सामान्यतया दो, अब कैरिज वे क्या होता है? कैरिज वे का मतलब है एक जैसे जा रहा है, एक आ रहा है, दो मार्ग अलग अलग हैं। तो यहां पर येलो लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है।
कैरिजवे जहां पर होगा मतलब आने जाने का रास्ता अलग है, वहां पे इस कैरिजवे के लिए यहां पर पीले रंग की जो लाइनें होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था 50 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेशन। और किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट आपको होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है इस क्लास की तो आप तुरंत प्रभाव से स्टडी होम ऐप को या इस नंबर पर संपर्क करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ओल्ड पेपर सेक्शंस में 52 या 53 नंबर पर आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर सेकंड शिफ्ट जो है पीडीएफ के नाम से आपको प्रोवाइड हो जाएगी, क्लास भी प्रोवाइड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फ्री का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली क्लासें प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर डायरेक्टली भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज की जो क्लास है इस पे अगर 2000 से व्यू कम रहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगा। 2000 व्यू कम से कम आने चाहिए भाई, क्योंकि व्यू नहीं आ रहे हैं फिर क्लास को लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर देखें आप क्लास को अगर आपको पसंद करते हैं तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट, छोटा सा अच्छा वाला रासर के लिए प्यारा सा छोटा सा कमेंट आप मुझे भेजिए। मोटिवेशन मिलता है भाई, एक जोश और जज्बा जुनून जगता है ना, संघर्ष करने का, ये लगातार एक एक घंटे तक आपको पढ़ाने का, आपको कुछ ज्ञान कुछ नॉलेज देने का। आपका जो संघर्ष है, आपका जो टारगेट है, इसके लिए हम घर बैठे मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपसे प्रेम है। तो आप एक रासर के लिए प्यारा सा छोटा सा अच्छा वाला कमेंट। साथ ही दोस्तों आपको इस क्लास में पढ़े गए ज्ञान की कसम है, आपको जो ज्ञान मिला है उसकी कसम दे रहा हूं मैं कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को भेजेंगे ना, तो ये आपको क्लास है आपको जरूर आपको सफलता तक पहुंचाएगी। और जी हाँ दोस्तों, मैंने पूरी मेहनत करके, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो शिफ्टें हैं तीनों, इनका पेपर अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला, क्योंकि पेपर सॉल्यूशन करवाना बहुत बड़ी महाभारत होती है। पेपर को केवल पढ़ना, उसका सॉल्यूशन करवाना बहुत हार्ड है ना। तो मैंने कितना देखो कम से कम 4-5 घंटे तो इसको टाइप करने में लगे हैं। टाइप करवा के फिर आराम से पढ़ के समझ के फिर मैंने आपको पढ़ाया है। इतना आसान नहीं है पेपर का सॉल्यूशन करवाना, तो सब कुछ चीजें आसान नहीं होती। जो हमारी मेहनत है इसको आप 4 चांद लगा सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा सहयोग करके आप अपने दोस्तों के पास में इसको भेजें और लाइक वाला बटन आप अवश्य दबाएं और छोटा सा प्यारा वाला कमेंट तो आपको करना ही है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए स्टडी रूम परिवार के साथ में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को गुड नाइट, राम राम सा, जय हिंद, वंदे मातरम।